नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, बड़े अंतराल के बाद आज फिर से आपकी कक्षा आरंभ हुई है, तो समय खराब नहीं करते हुए एक बार देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था वह था सौर विकिरण। कक्षा 11 के अंतर्गत है, भूगोल विषय में। कौन सा था? सौर विकिरण। और सौर विकिरण क्या है, इसके संदर्भ में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था कि सौर विकिरण सूर्य से आने वाली वह किरणें हैं जो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी को ताप प्रदान करती है। और ये भी हमने पढ़ा था कि सूर्य जो है पृथ्वी को ऊष्मा प्रदान करने वाला एकमात्र स्रोत है, यानी सूर्य ऊष्मा का पृथ्वी पर एकमात्र स्रोत है जिसके माध्यम से पृथ्वी ऊष्मा ग्रहण करती है। इसके अतिरिक्त इसी जो लेसन में आपके कोर्स के अनुसार एक बिंदु है जिसको आज हम पढ़ेंगे, वह है हीट बजट। देखो, हीट बजट क्या है, यानी ऊष्मा बजट। देखो, ऊष्मा बजट क्या है? पृथ्वी और सूर्य, ये दो स्वरूप है। पृथ्वी जितनी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, सूर्य से पृथ्वी जितनी ऊष्मा प्राप्त करती है और ऊष्मा प्राप्त करके ये गर्म होती है, और गर्म होने के बाद धीरे धीरे जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद पृथ्वी अपनी प्राप्त की हुई ऊष्मा को पुनः अंतरिक्ष में भेज देती है। पृथ्वी इस ऊष्मा को उपयोग करने के बाद अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। जितनी ऊष्मा ग्रहण की उतनी ऊष्मा अंतरिक्ष में संचरित कर देती है, जिसके कारण पृथ्वी न तो ज्यादा गर्म होती है और न ही ज्यादा क्या होती है, ठंडी होती है। और पृथ्वी की इस प्रकार की जो ऊष्मा ग्रहण करने की प्रतिक्रिया है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा बजट या हीट बजट। यानी पृथ्वी जितनी ऊष्मा ग्रहण करती है उतनी की उतनी ऊष्मा अंतरिक्ष में संचरित कर देती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी जो ऊष्मा ग्रहण करती है उस ऊष्मा को पुनः संचरित कर देती है। कैसे करती है? दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, सूर्य है, सूर्य से आने वाली तरंगे है वो लॉन्ग वेव्स होती है, शॉर्ट वेव्स होती है, लघु तरंगे होती है। और पृथ्वी जो तरंगे भेजती है या जो ऊष्मा उत्सर्जन करती है वो होती है लॉन्ग वेव्स, यानी दीर्घ तरंगे। तो पृथ्वी द्वारा जो ऊष्मा परावर्तित करने वाली तरंग है वो दीर्घ तरंग है, और सूर्य द्वारा जो ऊष्मा हमें भेजी जाती है, हमें ऊष्मा जो सूर्य से प्राप्त होती है, जो सौर विकिरण है, वो कौन सी तरंग है? लघु तरंग है। कौन सी तरंग है? लघु तरंग है। अब हम एक बार हीट बजट देखते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि वास्तव में जो हमारा वायुमंडल है वो सूर्य की किरणों से गर्म होता है या पृथ्वी की किरणों से गर्म होता है। देखो, हमने दो शब्द पढ़े थे। एक शब्द हमने पढ़ लिया सौर विकिरण, यानी सूर्य की विकिरण, वो कौन सी तरंगों में थी? लघु में। एक शब्द ये है पार्थिव विकिरण। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे कि पृथ्वी जो है वो गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद अपनी ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, तो ये कौन सी तरंगों के रूप में करेगी? अभी पढ़ा हमने, कौन सी? दीर्घ तरंग। और सूर्य कौन सी करेगा? लघु। तो ये दीर्घ तरंग जो है इसको हम क्या बोलते हैं?
पार्थिव विकिरण, क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। अब एक बार हम हीट बजट का प्रतिरूप देखते हैं। जो हमारी पृथ्वी है, ये अंतरिक्ष का स्वरूप है। ये हमारा वायुमंडल है। अब अंतरिक्ष और वायुमंडल, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा में देखें तो सूर्य एकमात्र स्रोत है पृथ्वी को ऊर्जा देने वाला। और ये सूर्य जो है हमें ऊष्मा देता है। और सूर्य द्वारा प्राप्त जो ऊष्मा है, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं हम अभी, जैसे 100% ऊष्मा, कितनी, 100% ऊष्मा सूर्य से हमें प्राप्त हो रही है। किस तरंग के रूप में, लघु तरंग के रूप में। ये सौर बजट देख लेना, यहां से प्रश्न निश्चित तौर पे आता है। तो 100% ऊष्मा आ गई। जैसे ही सौर विकिरणें हैं वो अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश कर रही है पृथ्वी के, तो यहां से क्या होता है, 6% ऊष्मा, कितनी परसेंट, 6% ऊष्मा है, वो धरातल मतलब वायुमंडल में आने से पूर्व ही क्या होती है, रिफ्लेक्टिव हो जाती है, परावर्तित हो जाती है अंतरिक्ष और वायुमंडलीय पट्टी के बीच से। इसके बाद आपके आगे देखें तो जैसे लघु तरंग आ रही है 100%, इसमें से आपके वायुमंडल में जो क्षोभमंडल परत है, इसमें क्या है, बादल होते हैं। और इन बादलों के ऊपरी छोर से 27% ऊष्मा है, वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। 27% ऊष्मा क्या है, परावर्तित हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पृथ्वी के जो बर्फीले प्रदेश है, जो जलीय प्रदेश, जो स्मूदी है, जो रिफ्लेक्शन कर देते हैं, उन स्मूदी प्रदेश या जिनमें पर्वतीय भी आएगा जो बर्फीले हैं, और दूसरा आपका जलीय भी आएगा, वहां से ये सूर्य पर जो विकिरण है वो टकराती है। और टकराने के बाद 2% ऊष्मा है वो यहां से रिफ्लेक्टिव हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि पृथ्वी जो है यहां पर 6%, 27% और 2%, यहां लिख देता हूं 6%, आपके 27% और 2%। तो टोटल देखें तो कितना हुआ, 35%। तो 35% ऊष्मा आपने देखा कि पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही, पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो ऐसे सौर विकिरण जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही क्या हो गई, परावर्तित हो गई, पृथ्वी ने उसका उपयोग नहीं किया, तो ऐसे सौर विकिरण को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का एल्बिडो। और ये बहुत बार प्रश्न आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ जाता है कि एल्बिडो क्या है। तो एल्बिडो सामान्यतः सौरिक विकिरण का वह प्रतिरूप है जो पृथ्वी पर आने से पूर्व ही क्या है, परावर्तित हो जाता है। 6% ये अंतरिक्ष और वायुमंडलीय क्षेत्र से, 27% ये बादल से, और 2% आपके बर्फीले प्रदेशों से यह परावर्तित हो जाता है, बर्फीले प्रदेशों से। इसके बाद हम बात करें कि 100% में आपके 35% ऊष्मा तो चलेगी,
अब माइनस करें तो कितनी रह गई, 65%। कितनी रह गई, 65%। अब इस 65% लघु तरंगों में आपके 14% जो ऊष्मा है वो वायुमंडल अवशोषित कर लेता है लघु तरंगों की ऊष्मा को और गर्म होता है। कितना, 14% ऊष्मा है वायुमंडल अवशोषित कर लेता है और गर्म हो जाता है। तो 14% और लेस कर देते हैं, कितना रह गया, 51%। कितना रह गया, 51%। ये 51% ऊष्मा है, ये पृथ्वी है वो सूर्य से प्राप्त करती है। कितनी परसेंट, 51%। और पृथ्वी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो 51% ऊष्मा पृथ्वी को मिल गई सूर्य से और पृथ्वी क्या हो गई, गर्म हो गई। अब पृथ्वी गर्म होने के बाद देखो 3 अभिक्रियाएं हैं जिससे पृथ्वी क्या है, गर्म होती है। एक तो है आपका चालन, जिसे कंडक्शन बोलते हैं। दूसरा है संवहन, कन्वेंशन। और तीसरा है अभिवहन, एडवेक्शन। ये 3 अभिक्रियाएं हैं, चालन, संवहन और अभिवहन। तीनों अभिक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। एक बार इनको भी देख लेते हैं। चालन क्या है, जब कोई भी पात्र है अगर उसको हम आग देते हैं या ऊष्मा प्रदान करते हैं तो सबसे पहले पात्र गर्म होता है और पात्र गर्म होने के बाद ये अपने सटे हुए पात्र को ऊष्मा ग्रहण करवाता है। फिर वो जो सटा हुआ पात्र है वह दूसरे को, फिर इस प्रकार से आपके जो भी वस्तुएं हैं वो एक जो संपर्क में आती है वो क्या होती है, गर्म होती चली जाती है। ये कब तक ऊष्मा का ट्रांसफर होगा, जब तक एक पदार्थ जो है वो ऊष्मा ट्रांसफर कर रहा है दूसरे में। तो एक पदार्थ की ऊष्मा और दूसरे पदार्थ की ऊष्मा का जो स्वरूप है बराबर नहीं होता, तब तक ट्रांसफर करता है, फिर आगे जाता है। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, कंडक्शन या चालन। इसके बाद संवहन है ऊर्ध्वाधर, जिसे आपके बादल जो बनते हैं वो संवहनीय अभिक्रिया है। जब पृथ्वी गर्म होती है या हम जिस बर्तन में कोई भी चीज गर्म करते हैं तो भाप जो उठती है वो कौन सी क्रिया है, संवहन क्रिया है। कौन सी क्रिया है, संवहन। यानी ऊर्ध्वाधर रूप से आपके ऊष्मा का उत्सर्जन होना वो क्या कहलाता है, संवहन। इसके बाद आपका तीसरा आता है अभिवहन यानी एडवेक्शन। एडवेक्शन का मतलब होता है कि क्षैतिज रूप से ऊष्मा का ट्रांसफर होना, क्षैतिज रूप से ऊष्मा का ट्रांसफर होना। जैसे मान लो यहाँ पे गर्म हवाएं हैं और यहाँ पे ठंडी हवाएं हैं। तो ठंडी हवा है वो भारी क्षेत्र है, यहाँ से हवाएं चलेगी और इस क्षेत्र में जाएगी जो हल्का क्षेत्र है, यहाँ पे हवाएं चलेगी वो आपकी गर्म हो जाएगी। तो क्षैतिज रूप से अधिक दाब से न्यून दाब की ओर जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिवहन बोलते हैं। सीधा सा उदाहरण है कि राजस्थान में जो लुएं चलती है, लू जो एक गर्म हवा है, वो आपके अभिवहन का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब पृथ्वी गर्म हुई, गर्म होने के बाद पृथ्वी की जो कौन सी तरंगे हैं, दीर्घ तरंगे। प्रश्न आ जाता है दीर्घ तरंगे हैं, इन्हें हम पार्थिव तरंगे भी कह सकते हैं। ये इन क्रियाओं के माध्यम से क्या है, ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। इसमें सबसे पहले देखें 51 आपके पास ऊष्मा है। इस 51% ऊष्मा में 17% ऊष्मा सीधी अंतरिक्ष में चली जाती है। कितनी, 17% ऊष्मा सीधी अंतरिक्ष में चली जाती है। तो हमारे पास में कितना रह गया, 34% ऊष्मा। 34% ऊष्मा हमारे पास में रह गई। अब 34% ऊष्मा हमारी कहाँ जाती है, वायुमंडल में। कहाँ जाती है, वायुमंडल में।
और ये 34% ऊष्मा जो वायुमंडल में आती है ये 3 अलग अलग भागों के माध्यम से आती है। पहली जो पार्थिव विकिरण है, तो पार्थिव विकिरण में वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है, वायुमंडल द्वारा 6% विकिरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से अवशोषित होती है। फिर आपके 9% जो ऊष्मा है आपके संवहन धाराओं के माध्यम से आती है, और 19% ऊष्मा है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा के माध्यम से हमारे वायुमंडल में आ जाती है। पहले आपके 6% वायुमंडलीय विकिरण के माध्यम से, 9% आपके संवहन धाराओं के माध्यम से, और 19% आपके संघनन की गुप्त ऊष्मा के माध्यम से जो है आपके ऊष्मा कहाँ जाती है? वायुमंडल में जाती है। कौन सी तरंगों के रूप में? दीर्घ तरंगों के रूप में। तो आप देख रहे होंगे कि सूर्य से हमने वायुमंडल में 14% ऊष्मा देखी, लेकिन पार्थिव विकिरणों से कितनी? 34% ऊष्मा देखी। तो इसका सीधा सा रीजन है कि जो वायुमंडल हमारा गर्म होता है, ये वायुमंडल है वो सूर्य विकिरणों की तुलना में किससे? पार्थिव विकिरणों से गर्म होता है। और हमने देखा होगा कि सूर्य तो 7 बजे उदित हो जाता है, 6 बजे 7 बजे जो भी उसका समय होता है गर्मियों में सर्दियों में, तो उसके बाद जो गर्मी जो ताप है हमें महसूस होता है वो 12 बजे के बाद महसूस होता है, क्योंकि पृथ्वी है वो ताप ग्रहण करती है और ग्रहण करने के बाद इन प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊष्मा क्या करती है? उत्सर्जित करती है। ये जो 14 और 34, अब ये ध्यान रखना वायुमंडल कितनी ग्रहण करता है? तो वायुमंडल 48% ऊष्मा ग्रहण करता है। सर्वाधिक इससे 34% पार्थिव से। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि पार्थिव विकिरणों के माध्यम से वायुमंडल गर्म होता है, न कि सौर विकिरण के माध्यम से। तो 48% ऊष्मा आपकी रह गई, तो 35 आपकी पहले चली गई थी, 17 आपकी बाद में चली गई, तो 35 और 17 आपकी चली गई बाद में, तो कितना हो गया? 52% ऊष्मा तो पहले चली गई, और बाद में सूर्यास्त होने के बाद ये 48% ऊष्मा जो वायुमंडल में थी वो भी क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार 100% ऊष्मा जो आती है और 100% ऊष्मा है वो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, और जिससे पृथ्वी न तो ज्यादा गर्म होती है और न ही ज्यादा ठंडी होती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा बजट या हीट बजट। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा कि ऊष्मा बजट क्या है, और सर्वाधिक जो ताप है जो हमारे वायुमंडल को मिलता है वो कौन सी पवनों के माध्यम से, कौन सी किरणों के माध्यम से मिलता है? पार्थिव किरणों के माध्यम से मिलता है। चालन क्या है? संवहन क्या है? अभिवहन क्या है? ये पृथ्वी के धरातल को और साथ ही वायुमंडल को गर्म करने की प्रवृत्तियां है। वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें तो हमारे द्वारा बहुत सी कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन किया जा रहा है, और ये कार्बनिक गैसें क्या कर रही है कि जो आपकी लघु तरंग है यानी सौर विकिरण है, इन सौर विकिरणों के लिए तो कैसी है? पारदर्शी है। कैसी है? पारदर्शी है। और हमारी पार्थिव विकिरणों के लिए क्या है? ये अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी है। अब ये क्या करती है कि सौर विकिरणों को तो आने देती है, लेकिन हमारी जो पार्थिव विकिरण है इन पार्थिव विकिरण को जाने से रोक लेती है। पार्थिव विकिरण बाहर नहीं जा पाएगी तो कहाँ रहेगी? वायुमंडल में। और इस कारण क्या होता है कि जैसे उस जो पृथ्वी से सूर्य से हमें 100% ऊष्मा प्राप्त हो गई, ठीक है, और 100% ऊष्मा चली गई,
तो हमारा संतुलन बना रहा, ना तो पृथ्वी ज्यादा गर्म हुई नहीं ज्यादा ठंडी हुई। अब हम बात करें कि अगर मान लो कि पार्थिव विकिरण यही बनी रह जाती है तो वायुमंडल है उसका ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वर्तमान स्थिति देखें तो यही है कि पार्थिव विकिरणों के लिए कार्बनिक गैसें आदर्श होती है। इस कारण से पार्थिव विकिरण क्या करती है, वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती है। और यही आपके क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। एक बिंदु और आता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें जो ताप कटिबंध बनते हैं, ताप कटिबंधों के कारण कुछ भाग तो ऐसे हैं कि सर्वाधिक ताप ग्रहण करते हैं और कुछ भाग ऐसे हैं जो कम ताप ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पृथ्वी की बात मैं करूं तो सूर्य से प्राप्त होते हैं उष्ण कटिबंधीय भागों में अधिक ताप मिलता है और ऊपरी भागों में हमें क्या मिलता है, कम ताप मिलता है। इसके कारण हम देखें तो इन भागों में शीत जो आपके जलवायु पाई जाती है, इन भागों में उष्ण जलवायु पाई जाती है। फिर भी यहाँ इन क्षेत्रों में जो ताप अधिकता है, जो आपके 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो ताप अधिकता है, इस ताप अधिकता को ये अक्षांश है वो अभिवहन चालन के माध्यम से क्या करते हैं, उत्तरी भाग यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यानी उच्च अक्षांशों की ओर क्या है, ट्रांसफर करते हैं। जिसके कारण ये भाग है अति शीत है, लेकिन अति शीत होने के साथ साथ ये भाग पूरे के पूरे जमे नहीं, इससे बच जाते हैं, इनको भी ऊष्मा ग्रहण होती रहती है। और ये वाले दक्षिण वाले भाग है वो भी बिल्कुल जमे नहीं, इसके लिए ऊष्मा ग्रहण हो जाती है। और ये वाले भाग अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त करके बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो, इस कारण से इन क्षेत्रों से भी है ऊष्मा क्या है प्राप्त, ऊष्मा का संचरण है वो क्षैतिज या अभिवहन और चालन रूप से होता रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या रहता है, ताप अतिरेक होता है, आधिक्य होता है। और यहाँ पे ताप की क्या होती है, कमी होती है, न्यूनता होती है। इस स्थिति में अधिक ताप से है न्यून ताप की ओर, अधिक ताप से है न्यून ताप की ओर ऊष्मा ट्रांसफर होती है। और ये ऊष्मा किस माध्यम से ट्रांसफर होती है, तो आपने पढ़ा होगा धाराएं, तरंगे, हवाएं, इनके माध्यम से ये ऊष्मा क्या होती है, इन उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से उच्च अक्षांशीय प्रदेशों की ओर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो हीट बजट है वो एक ऐसा नेचुरल प्रतिरूप है जिसके माध्यम से पृथ्वी है वो अपने प्राप्त तरंगों को पुनः अंतरिक्ष में क्या करती है, संचरित करती है। इसी का एक रूप है कि पृथ्वी धरातल पर जो आपके मध्य अक्षांश आपके निम्न अक्षांश है और निम्न अक्षांशों पे अत्यधिक यानी अतिरेक जो ताप मिलता है, उस ताप को ये क्या करते हैं, विभिन्न माध्यमों से ध्रुवों की ओर ट्रांसफर कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप में जो ऊर्जा है उसकी समरूपता प्राय मिलती रहती है। आप कहोगे साहब समरूपता कैसे, ये तो अभी भी क्या है, ठंडे हैं। तो वहाँ क्लाइमेटिकल जोन है, उसके आधार पे वो ताप न्यूनता वाले क्षेत्र है, लेकिन फिर भी इतनी ताप न्यूनता यहाँ नहीं है क्योंकि ऊष्मा का क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो विद्यार्थियों, हमने आज इस वीडियो के माध्यम से जो ऊष्मा का बजट है वो जाना, ऊष्मा बजट क्या है, और ऊष्मा बजट में जो अक्षांशीय भिन्नता भी पाई जाती है, इस अक्षांशीय भिन्नता को कुछ हद तक दूर करने के लिए जो हवाएं हैं, धाराएं हैं,
और पवनें हैं वो क्या है, अपनी भूमिका निभाती है और तापमान न्यूनता वाले क्षेत्रों में भी कुछ ऊष्मा का संचार करती है। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो के माध्यम से हम इस लेसन के अगले बिंदु को देखेंगे। धन्यवाद।